नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना जो दूसरा टॉपिक है दिया गया है सिलेबस के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। इसमें कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैंने उसमें कुछ मटेरियल इंग्लिश में प्रोवाइड करा दिया था, तो उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके और कुछ शॉर्ट कर दिया है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा जो तथ्य हैं इससे संबंधित, मतलब जो तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है उससे संबंधित तथ्य को देखेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है इसको पहली बार 1983 में बनाया गया था। तो बात आती है कि बनाया किसने था। तो इसको बनाया जाता है, जो पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना थी उसको इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो यहाँ पे लिखा है ना, इसके द्वारा बनाया गया था। और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। भारतीय वन्यजीव बोर्ड हिंदी में बोलते हैं इसको। अब इसका नाम 2003 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, शॉर्ट में NBWL बोलते हैं अब इसको। तो जो पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना थी जो आई थी 1983 में, और 1983 से लगा के 2001 तक जिसका टाइम पीरियड था उसके लिए ये बनाई गई थी, वो इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसके द्वारा बनाई गई थी। जो ये इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है अभी हो गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन इनको बोलते हैं, पदेन। जैसे जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, वैसे ही जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वो कई कमेटीज के अध्यक्ष होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ये आप समझ लो। जैसे ही अभी नीति आयोग है ना, तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होगा? प्रधानमंत्री जो होंगे उस समय के। तो जो पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना थी वो 1983 से 2001 के लिए बनाई गई थी। दूसरी का टाइम पीरियड जो था वो 2002 से 2016 तक के लिए था। जो पहली थी वो बनाई गई थी 18 ईयर्स, इसका जो टाइम पीरियड था ना वो 18 ईयर्स था, 18 साल। और इसका जो दूसरी थी उसका 14 साल, और तीसरी है वो भी अब 14 साल के लिए ही बनाई गई है। तो तीसरी जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है वो 2017 से 2031 के लिए है। 2031 फिर से लिख देता हूँ, 2017 से 31, मतलब अभी तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना चल रही है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जो थे वो मैंने जो पहले वीडियो बनाया है उसमें जाके आप देख सकते हो, केवल मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें दोहरा रहा हूँ। तो जो तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है ना, इसमें 5 घटक हैं, 17 विषय हैं, 103 संरक्षण एक्टिविटीज़ हैं, कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ या संरक्षण गतिविधियाँ, और 250 परियोजनाएँ हैं, ये इसमें शामिल की गई हैं। तो जो 5 घटक है ना वो आप उसी वीडियो से देख लेना, मैं यहाँ पे वो 5 घटक नहीं कराऊँगा। तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे तीसरा लिखा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, इसके द्वारा इसको कानूनी दर्जा दिया गया। किसको? नेशनल बोर्ड फॉर जो वाइल्ड लाइफ है ना, अब इसको कानूनी दर्जा इंग्लिश में बोलते हैं स्टैचुटरी स्टेटस जो भी बोलते हैं, कैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करो इसको। हम लोग यहाँ पे इसकी 17 जो थीम्स हैं वो देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो 10 हैं वो देखेंगे। और ये ऐसे ही बिल्कुल दी गई हैं वहाँ पे। आपकी जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है ना उसका जो डॉक्यूमेंट है वो लगभग 160 पेज का है। तो उसमें 17 थीम, ये जो विषय दिए गए ना, इसी पे फिर डिटेल्ड में मैटर दिया गया है। तो जो ये तृतीय राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना बनाई गई थी ना, उस समय जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मंत्री थे वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। जो ड्राफ्टिंग कमेटी इसके लिए बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे SS बेस्ट।
और जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान कमेटी है ना, उसके चेयरमैन थे उस समय जे.सी. काला। और इस कमेटी में 13 सदस्य थे, तो 12 सदस्य बोल दो आप या एक को मेंबर बोल दो। तो ये बात हो गई NWAP3 के बारे में कुछ फैक्ट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो NWAP3 है उसके 17 विषय या थीम कौन कौन से हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप ये समझ लीजिए कि चैप्टर्स की जो हेडिंग है ना वही है ये। आप अब उनके बारे में अंदर बहुत सारा डिटेल में दिया गया है, वो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो पहला है संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत करना और सुधारना, मतलब इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जो है ना उसको मजबूत करना और सुधारना, ये पहली थीम है। दूसरी है वन्यजीव संरक्षण के लिए भूदृश्य लिखा है, ये भूदृश्य, ये ना सेकेंड नंबर जो है ना वो द्रा बना है, दृश्य, भूदृश्य स्तर दृष्टिकोण, मतलब लैंडस्केप लेवल अप्रोच। तो ये जो लैंडस्केप अप्रोच है कि किसी एरिया विशेष में आप जो लोग रह रहे हैं ना उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है वहाँ के वन्य जीवों पे, तो काफ़ी ब्रॉड वे में इसको देखा जाता है। तीसरा है वन्य जीव नियोजन, जैसे परिवार नियोजन है ना वैसे वन्य जीव नियोजन में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करना। एकीकृत होता है इसकी इंग्लिश इंटीग्रेट, मतलब जो वन्य जीवों के लिए प्लान बनाया जा रहा है ना उसमें जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। चौथा है वन्य जीव क्षेत्रों में पर्यटन का प्रबंधन, जो वाइल्ड लाइफ एरियाज है ना वहाँ पे जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ है ना उनको भी मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। पांचवी थीम है, पांचवी सब्जेक्ट आप बोल लो, वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी। तो जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ना उसमें जब तक लोगों को भागीदार नहीं बनाया जाएगा तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। अगला है छठवां संरक्षण जागरूकता और पहुंच, मतलब लोगों को वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है इसके बारे में जागरूक करना और इस प्रोग्राम की लोगों तक पहुंच बनाना। सातवां है वन्य जीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण। ये तो बहुत हो रहा है अपने यहाँ, कानून तो बन जाते हैं उसका सही से पालन नहीं होता है। तो जब वन्य जीवों का अवैध शिकार हो रहा है उसको रोकना और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं ना उनका जो व्यापार हो रहा है उसको रोकना। आठवीं जो थीम है वो है वन्य जीव स्वास्थ्य प्रबंधन, जो वन्य जीव है ना उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वन्य जीव होते हैं ना उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाता है, तो उनके गले में कॉलर बांध दिया जाता है जिससे उनको ढूंढने में आसानी होती है और उनका इलाज भी किया जाता है यदि वो एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं तो। नवा थीम है संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण, मतलब जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना उनका संरक्षण किया जाना, प्रोटेक्शन। 10वां है मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना, मतलब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ना उसको कम करना। 11वां है अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनलैंड एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है ना उसका संरक्षण। तो इनलैंड एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ जाते हैं आपके नदियाँ, तालाब, झरने, नहर, ये सब। तो इनमें जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है ना इनका संरक्षण। 12वां है तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, मतलब जो समुद्र के तट के किनारे के और जो समुद्री इकोसिस्टम है ना उनका संरक्षण। 13 नंबर पे है मानव संसाधन का विकास, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब प्रोग्राम इतने बनाए जाते हैं तो उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए मैन पावर की भी ज़रूरत होती है ना, तो उसका भी फंडिंग की ज़रूरत है और नंबर बढ़ाया जाए। 14वां है वो है अनुसंधान और निगरानी को मजबूत करना, मतलब रिसर्च और निगरानी जो है ना उसको अच्छा किया जाना। 15वां है घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुपालन में सुधार।
तो अपने यहाँ कानून तो बन गए ना, तो लेकिन उनका अनुपालन नहीं हो रहा। तो जो डोमेस्टिक लाज हैं और लोकल लाज बोल दो, और इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस है ना, जिनमें इंडिया एक सिग्नेटरी है जहाँ पे साइन किया है, तो उसका अनुपालन कर सही तरीके से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 16वां है वन्य जीव क्षेत्र के लिए निरंतर वित्त पोषण सुनिश्चित करना, कि जो वाइल्ड लाइफ एरियाज है ना, उनके कंजर्वेशन के लिए जो एक्टिविटीज चलाई जा रही है ना, उसके लिए फंडिंग को सुनिश्चित करना। 17वां है अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को एकीकृत करना। फिर से एकीकृत शब्द आ गया, मतलब इंटीग्रेट। तो दूसरे जो क्षेत्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं ना, उसके साथ इसको NWAP को भी इंटीग्रेट करना। ये हो गए आपके 17 विषय या थीम किसके, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना थर्ड के। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना जो तीसरी है ना, इसकी मुख्य विशेषताएं। तो पहला जो है, इसमें लिखा है कि निगरानी और मूल्यांकन में आसानी के लिए जो NWAP 3 को है ना, वो NWAP 2 की ही तर्ज पे बनाया गया है। बस क्या किया गया है, कुछ नए चैप्टर को ऐड किया गया है और कुछ पुराने को मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि अभी जो सेकंड है ना, उससे अभी कुछ चीज़ें बदलाव आ गया है। पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में ये लिखा है कि इसमें ये योजना इस पे बेस्ड है कि जो आवश्यक एक्टिविटीज़ हैं जिससे जो इकोसिस्टम्स हैं वो कंट्रोल होते हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इकोसिस्टम्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो तीसरा है वो है प्राकृतिक संरक्षण जो है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ जो नेचर है ना, उसके दो पहलू जो हैं, आनुवांशिक विविधता का संरक्षण, मतलब जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, उसका कंजर्वेशन, तथा स्पीसीज जो है ना, उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीसीज का कंजर्वेशन एक में आ गया। और दूसरा जो है वो है पारिस्थितिक तंत्र का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज है ना, वो इकोसिस्टम्स का हो सके, इस पे ध्यान दिया गया है इस NWAP 3 में। चौथी जो विशेषता है वो है, यह योजना सभी वन्य जीवों के संरक्षण में एक परिदृश्य दृष्टिकोण, ये लैंडस्केप अप्रोच ना, उसी को हिंदी में लिखा गया है। तो जो NWAP 3 है ना, ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक लैंडस्केप अप्रोच अपनाती है, मतलब इसमें सभी जीवों को शामिल किया गया है, जिसमें अनुपजाऊ वनस्पति और गैर पालतू जीव जंतु भी शामिल हैं। पांचवा है अन्य वन्य जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों के आवासों का संरक्षण करते हुए उनकी बहाली पर विशेष बल देना, कि कई जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो वन्य जीवों की, उनके आवासों का संरक्षण करना और उनको फिर से रिकवर करने में, उनकी जो आबादी है ना, उसको बढ़ाने में ये बल देती है। तो इसमें जो वन्य जीव स्थलीय, इनलैंड, एक्वेटिक, ऑफशोर और समुद्री, कोस्टल और समुद्री, ये सब हो सकते हैं इन जगह पे रहने वाले जीव जंतु। छठवीं विशेषता है, यह वन्य जीव प्रबंधन योजना में वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर ध्यान देती है। जो हम लोग सब विषय पढ़े थे ना, उसमें भी ये शामिल था कि जो NWAP 3 है ना, वो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट स्कीम में वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है ना, उससे संबंधित जो कंसर्न्स है ना, उसको भी ध्यान देती है। अगला पॉइंट है, यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि दुनिया के 17, मतलब भारत जो है ना, दुनिया के टॉप 17 मोस्ट रिच इन बायोडाइवर्सिटी स्टेट्स में आता है, लेकिन फिर भी
हमारे यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय योजना ने जनसंख्या, व्यवसायीकरण, विकास परियोजनाओं के दबाव से जंगल क्षेत्र में कमी और गिरावट के प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणामों पर करीब गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है कि जो अपने यहाँ आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, व्यवसायीकरण हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है ना, इसकी वजह से जो जंगली क्षेत्र है ना, फॉरेस्ट एरिया है, वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। तो इसका जो इकोसिस्टम्स पे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ना, उसको अभी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। तो ये सीरियसली लिए जाने की आवश्यकता पे बल दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रैंकिंग में 17वें स्थान पे है। 8वां जो है ये बोलता है कि यह योजना वन्यजीव संरक्षण के लिए लोगों के समर्थन, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, इसकी आवश्यकता को रेखांकित करती है और बोल रही है कि कोर बफल मल्टीपल यूज सराउंड संरचना को मजबूत करने की सिफारिश करती है कि सबसे पहले कोर होना चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, जहाँ पे सभी तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही बंद हो। उसके बाहर होना चाहिए बफर और फिर होना चाहिए मल्टीपल यूज सराउंड की, जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन देते हैं। तो इस मॉडल को यदि अपनाएंगे तो जो प्रोटेक्टेड एरिया का है ना, उस नेटवर्क को संरक्षित करने में हेल्प मिलेगी। 9th नंबर का जो विशेषता है वो है योजना में वन जीव क्षेत्रों में पर्यटन प्रबंधन, मतलब टूरिज्म मैनेजमेंट, मानव संसाधन का विकास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कल्याण, कर्मचारियों के कल्याण, मतलब वेलफेयर ऑफ, कर्मचारी को क्या बोलेंगे, वेलफेयर ऑफ पीपल, वर्कर्स, कुछ भी बोल दो, और फ्लो बैक मैकेनिज्म के साथ पुनः अभिविन्यास किया जाना चाहिए। मतलब वन्य जीव क्षेत्रों में ना जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनको शामिल किया जाना चाहिए, उनके व्यूज को, और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। 9वां जो पॉइंट है, यह योजना वन भूमि और अन्य जंगल क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए संसाधनों की अपर्याप्तता, हाँ इसका मतलब मैं बताता हूँ कि जो लोग जंगल में रह रहे हैं ना, तो उनके लिए लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और वो कई अपनी एक्टिविटीज़, अपने मतलब ज़रूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। तो और इसके लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 है ना, वो भी बनाए गए थे। तो इसको भी फॉलो करने के लिए उनके साथ उचित व्यवहार का समर्थन करती है। कौन? NWAP 3, कि जो जंगल में रह रहे हैं लोग ना, वो कैसे सस्टेनेबली जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसका यूज कर सकें, इसके लिए समर्थन करती है। ये आपकी 10 विशेषताएं हो गई। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है, वो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें जो आपकी NWAP 3 का जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको मैंने कुछ पेज पढ़े, तो उसमें इनके बारे में भी पहले प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में ये है ना, जो आपका 17 विषय है ना, उसमें पहला है ना कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को बढ़ाया जाए। तो उसमें ये डेटा जो दिया है ना, वो 2016 का दिया है। लेकिन मैंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII इसकी साइट जो है ना, वहाँ पे जाके देखा तो 2023 जनवरी का ये डेटा मिल गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है, ये आप याद रखिए। इसके अनुसार भारत में जो नेशनल पार्क है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, वो 106 हैं और राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर जो भूमि है वो ये है 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 1.35% है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में ये 4 आते हैं: नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो 567 है। इसमें जितना भी डेटा लिखा है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना 567 है, और जो एरिया है इनके अंतर्गत वो है 1,22,564.86 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि भारत के एरिया का 3.73% है। तीसरे नंबर पे आता है कंजर्वेशन रिजर्व, जो 105 हैं। कम्युनिटी रिजर्व वो हैं 220। तो यदि आप स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल न याद कर सको ना, तो कम से कम
कितने ये नंबर में है और कितना परसेंटेज एरिया है ना, ये तो ज़रूर आप याद कर लो। जो कम्युनिटी रिजर्व है वो है 220। तो जो टोटल प्रोटेक्टेड एरिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में वर्तमान समय में टोटल प्रोटेक्टेड एरिया कितने हैं, वो है 998। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लो, क्योंकि नेशनल पार्क तो 106 है, वो आपको पता ही है। तो टोटल जो क्षेत्रफल आता है प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत वो है ये 1,73,629.52 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 5.28% है। ये हो गया कुछ आपका इम्पोर्टेंट डेटा। तो मेरे हिसाब से आपका इतना ही आप पढ़िए, इसके अंतर्गत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है नहीं, और अंदर से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। और कुछ बाकी जो टाइगर्स की जनसंख्या जो है ना, वो अभी उस पर नया डेटा आ गया है आपकी। पहले 2967 थी, अभी जो नया डेटा जारी किया गया उसके अनुसार 3167 3167 हो गई है। और दूसरे कुछ नंबर वहाँ पे जो दिए गए हैं वो पुराने डेटा हैं कि कितने टाइगर रिजर्व हैं या कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, तो वो आपके कोर्स में है और आपको लेटेस्ट डेटा पता ही है। 53 टाइगर रिजर्व हैं, एलिफेंट रिजर्व की बात की जाए तो 33 हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।